साथियों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनारा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र पॉलिटिकल थ्योरीज में, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पॉलिटिकल थ्योरीज का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच जो था उसके अध्ययन की जो मूल विषय वस्तु थी वो थी राज्य और उसके बाद में उसका साधन सरकार। यद्यपि मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच में इन औपचारिक तत्वों के साथ में हम पॉलिटिकल साइंस में उन अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, अर्थात वास्तव में शासन का संचालन करते हैं। जहाँ ट्रेडिशनल जो थ्योरीज थी उसके अंदर हमने देखा था कि वो मूल्यात्मक है, इसके साथ ही उसमें व्यक्तिनिष्ठता है, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो कि पॉलिटिकल साइंस को एक वैज्ञानिकता या विज्ञान का रूप देना चाहती है, जिसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद आदि क्रांतियाँ हुई और साथ ही विभिन्न अप्रोचेज या उपागम स्थापित किए गए, जिसमें डेविड स्टन का सिस्टम थ्योरीज, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, आमंड और पावेल का, ये जितने भी संचार वगैरह अन्य जो सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य पॉलिटिकल को एक वैज्ञानिकता, एक मूल्य निरपेक्षता, एक वस्तुनिष्ठता देना है, ताकि इसमें एक सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। तो हमने पूर्व के वीडियो में राज्य और उसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन किया और आज के वीडियो में हम राज्य के साधन, अर्थात वह साधन या उपक्रम जिसके माध्यम से राज्य के उद्देश्यों को, उसके लक्ष्यों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है, वह है सरकार। तो आज हम सरकार का अर्थ और उसके साथ ही शासन के विविध रूप, जो एंशिएंट से लेकर आज मॉडर्न जमाने तक जो भी रूप देखने को मिलते हैं वो, उसके बाद में सरकार के विविध प्रकार जो दुनिया के विभिन्न देशों में देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही हम सरकार के जो अंग है आधुनिक समय में उन अंगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में सरकार, अर्थ एवं विविध रूप। सरकार का अर्थ एवं आशय, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में राज्य का अध्ययन किया था और राज्य का वह साधन जो कि उसकी इच्छा को कार्य रूप देता है, साथ ही राज्य को हमने एक अमूर्त संगठन देखा, जबकि सरकार एक उसका मूर्त रूप, एक औपचारिक तत्व है, जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा, उसके उद्देश्य एवं उसके लक्ष्यों को क्रियान्वित रूप प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि न केवल प्राचीन काल अपितु आधुनिक काल में भी राज्य पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहा है और आज भी जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में देखते हैं तो राज्य की शक्ति में कमी आई है, लेकिन जब जब भी किसी भी प्रकार का क्राइसिस या संकट पैदा हुआ है तो राज्य ही एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। उस राज्य की वास्तव में जो सत्ता का प्रयोग करता है वो सरकार होती है। तो यद्यपि पॉलिटिकल साइंस में सरकार की विविध प्रकार की परिभाषा दी है, फिर भी हम एक सामान्यतः परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि सरकार राज्य का मूर्त रूप एवं एक औपचारिक तत्व है, जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा या उसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है। शासन के विविध रूप, यानी शासन प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हमें शासन के विविध रूप देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में प्रथम दार्शनिक या यूनानी विचारक प्लेटो वो पहला व्यक्ति था जिसने शासन के विविध रूपों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। प्लेटो ने संख्या के आधार पर और शासनकर्ताओं के उद्देश्य के आधार पर शासन के 6 प्रकार, 3 उसके उपयुक्त प्रकार और 3 उसके विकृत प्रकार बताए थे। लेकिन शासन व्यवस्थाओं का या जो सरकार है उसके वास्तविक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, सर्वप्रथम विधिवत वर्गीकरण करने का कार्य पॉलिटिकल साइंस के फादर यानी जनक अरस्तु द्वारा अपनी रचना पॉलिटिक्स में किया गया। अरस्तु ने
158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर यानी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शासन के दो प्रकार से शासन को विभाजित किया, जिसमें एक था संख्या का आधार यानी शासन करने वालों की संख्या कितनी है, और दूसरा है शासन का उद्देश्य क्या है। अर्थात यदि शासनकर्ता जनहित में शासन का संचालन करता है तो शासन का शुद्ध रूप है, परंतु यदि वो अपने स्वार्थों के लिए शासन का संचालन करे तो वो शासन का विकृत रूप है। तो अरस्तु ने संख्या के आधार पर वे एक व्यक्ति राजतंत्र शुद्ध रूप उसका राजतंत्र है, परंतु विकृत रूप आततायी तंत्र है। कुछ व्यक्तियों में कुलीन तंत्र, उसके बाद में विकृत रूप धनिक तंत्र, और बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा पॉलिटी अर्थात संवैधानिक तंत्र और उसका विकृत रूप लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से शासन का विभाजन किया था। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल के अंदर शासन के दो ही सर्वमान्य जो रूप था वो था राजतंत्र, जिसमें शासन का जो मुखिया था वो था राजा। व्यवस्थापिका कानून बनाने वाला, शासन करने वाला, न्याय करने वाली समस्त शक्तियाँ उसी में केंद्रित थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण रूप यह है कि बहुसंख्यक जनता पर कुछ या एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद में जब कुछ कुलीन एलिट वर्ग के लोग या राजा और उसके संबंधी मिलकर के कोई शासन का संचालन करते थे तो वो कुलीन तंत्र कहलाता था। इन दोनों में जैसे राजतंत्र जब अपने स्वार्थों में शासन करता है तो आततायी तंत्र में, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में बदल जाता है। परंतु आपने देखा होगा 18वीं सदी में व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए साथ ही शासन व्यवस्था के मूल स्वरूप में चेंजेज करने के लिए फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम पर क्रांति होती है, अमेरिका में क्रांतियाँ होती है और दुनिया के अंदर लोकतंत्र का नक्शा सामने आता है। यद्यपि ब्रिटेन ने उससे पहले ही कुछ अधिकारों को लेकर आंदोलन हुए, लेकिन इंग्लैंड में आपने देखा होगा कि वो गणतंत्र नहीं है अपितु राजतंत्र ही है। आज भी उनका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जरूर है, परंतु मुखिया या अध्यक्ष आज भी राजा को मानता है। तो अमेरिका ही वो प्रथम देश था जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे दुनिया के विभिन्न देशों में आज 21वीं सदी में यदि शासन का सर्वाधिक मान्य रूप यदि माना जाता है तो वो है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, जिसे अरस्तु पीढ़ तंत्र के रूप में चरितार्थ करते थे। लोकतंत्र एक ऐसी शासन की व्यवस्था होती है जहाँ शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, यानी यहाँ शासन के मूल रूप में बदलाव आ जाता है, बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में शासन की सत्ता आ जाती है। परंतु जिन देशों के अंदर लोकतंत्र सफल नहीं हुआ या जिन देशों के अंदर शासन की समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, वहाँ शासन का एक अन्य रूप भी देखने को मिलता है, वो है अधिनायक तंत्र। जिन देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ वहाँ पर एक तानाशाही का एक नवीन रूप सामने आया, जैसे प्रथम महायुद्ध के बाद में जर्मन और इटली के अंदर गणतंत्र की स्थापना हुई, सफल नहीं हुआ। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्ट दल की मार्फत तानाशाही शासन फांसीवाद की स्थापना की, उसी प्रकार से जर्मन में नाजी दल के मार्फत हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की। उसके बाद दुनिया के विविध देशों में आज भी हम सैन्य तंत्र को देखते हैं, सेना के माध्यम से लोग तानाशाही शासन स्थापित कर लेते हैं, लेकिन ये अल्पकाल के लिए ही उचित हो सकते हैं जहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकते। दीर्घकाल में शासन और व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोकतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। अब अपन देखेंगे लोकतंत्र में सरकार के प्रकार, यानी सरकार के जो प्रकार हम 4 रूप में यहाँ देखने को देखेंगे वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतंत्र में नंबर 1 हम संसदीय शासन व्यवस्था और नंबर 2 अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, 2 प्रकार की जब सरकारों को विभाजित करेंगे तो उसका आधार क्या होगा, वो आधार है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में पारस्परिक संबंध। इन सरकार के 2 अंगों में पारस्परिक संबंध कैसा है, इसके आधार पर हम लोकतंत्र में सरकार को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है तथा कार्यपालिका अपने कार्यकाल एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो ऐसे देशों में संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का स्वरूप या मॉडल हमें देखने को मिलेगा।
ग्रेट ब्रिटेन जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन की जननी है, उसके बाद में भारत और दुनिया के अन्य देशों ने भी शासन के इस रूप को अपनाया है। शासन के इस रूप में होता क्या है कि सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका के निम्न सदन में उसे विश्वास प्राप्त रहता है। जबकि दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिकन महाद्वीप के दूसरे देशों के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अध्यक्ष अर्थात कार्यपालिका प्रमुख, राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ प्रमुख है, पार्लियामेंट्री अर्थात संसद प्रमुख दिख रही है। तो अध्यक्षात्मक शासन वह शासन है जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी यहाँ पर मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होता है। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। तीनों अंग अपने अपने मामलों में स्वतंत्र है। यद्यपि सिद्धांततः पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकते, फिर भी यहाँ संसदीय शासन की तरह व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का गठन नहीं होता है। अभी तो कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्यपालिका अपने कार्यकाल एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति काफ़ी हद तक स्वतंत्र होती है। यानी उस रूप में वो उत्तरदायी नहीं होती है जैसा कि संसदीय शासन में होता है। इसी आधार पर संसदीय शासन को जहाँ पर उत्तरदायित्व के कारण उत्तरदायी शासन और साथ ही मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं, परंतु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। उसके बाद में हम लोकतंत्र में सरकार के 2 और प्रकार देखेंगे, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। शासन को एकात्मक और संघात्मक में विभाजित करने का आधार क्या होगा, और वो आधार है संविधान द्वारा शक्ति विभाजन। इन शासन की शक्तियाँ जिसे हम 3 रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, अर्थात विधि निर्माण संबंधी, प्रशासन संबंधी और वित्त संग्रह संबंधी। इन शक्तियों को जब विभाजित नहीं करके देश में एक ही सरकार में केंद्रित कर दिया जाता है, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड में एकात्मक शासन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो शासन की शक्तियाँ एक ही जगह जब संकेंद्रित कर दी जाएगी और उनको विकेंद्रित नहीं किया जाएगा, तो ऐसी सरकार को हम एकात्मक सरकार के नाम से पुकारते हैं। परंतु जब संविधान द्वारा इन्हीं शासन की शक्तियों को संघ एवं राज्यों की सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसा कि अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देशों में इस प्रकार के ये फेडरल गवर्नमेंट के उपयुक्त उदाहरण है। तो फेडरल गवर्नमेंट ये संघ जो कि फेडरल फोर्स से बना, संघ का मतलब संधि या समझौता होता है, और संधि समझौता एक में नहीं अपितु 2 या 2 से अधिक में होता है। तो यहाँ संविधान सुप्रीम होता है और उसके द्वारा संघ और राज्य की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और इस विभाजन में यदि किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो तो दोनों सरकारों की सहमति से ही होता है। दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र और स्वायत्त होती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में सरकार के हम 4 प्रकार देख रहे हैं। पहला, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पर 2 प्रकार की सरकारें। उसके बाद में संविधान द्वारा शक्ति विभाजन के आधार पर 2 प्रकार की सरकारें, जिसमें एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इसके बाद देखते हैं अपन सरकार के अंग। मुख्यतः सरकार राज्य का मूर्त रूप औपचारिक तत्व है जो उसके उद्देश्यों, उसके लक्ष्यों, उसकी नीतियों को कार्य रूप प्रदान करती है। और ये कार्य रूप प्रदान करने का कार्य मुख्यतः सरकार के 3 अंगों द्वारा किया जाता है। आधुनिक युग में सरकार के 3 ही अंग माने गए हैं, जिसमें पहला जो अंग है वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना। उसके बाद में कार्यपालिका जो कि मुख्यतः कानूनों को लागू करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, देश में शासन का संचालन करते हैं। और उसके बाद है न्यायपालिका जो कि न्यायिक कार्य, उन कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सरकार के तीनों अंग होते हैं और इन तीनों अंगों के गठन, स्वरूप और संरचना में विभिन्न देशों के अंदर विभिन्नताएं हो सकती है, लेकिन मुख्यतः इनका काम यही है कि व्यवस्थापिका विधि बनाती है, जिसका नाम अमेरिका में जहाँ कांग्रेस है, इंग्लैंड के अंदर जहाँ पार्लियामेंट है और भारत में संसद है, उसी प्रकार से कार्यपालिका के अंदर या तो कार्यपालिका एकल हो सकती है या बहुल हो सकती है। स्विट्जरलैंड एकमात्र दुनिया का देश है जहाँ कार्यपालिका का बहुल स्वरूप पाया जाता है, अर्थात वहाँ कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों के समूह में निहित होती है, इसीलिए उसे बहुल कार्यपालिका का प्रमुख उदाहरण माना गया है। न्यायपालिका के अंदर न्यायपालिका या तो प्रतिबद्ध हो सकती है या स्वतंत्र हो सकती है। तो जिन देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है वहाँ पर न्यायपालिका के स्वतंत्र स्वरूप को अपनाया गया है और इसी आधार पर न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का भी अधिकार दिया गया, जैसे अमेरिका के अंदर, फिर भारत के अंदर और अन्य जो संघीय ढांचे वाले देश हैं वहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्र स्वरूप देखने को मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।